He's transformed the fortunes of his party and now promises to transform the fortunes of his people. The youngest Chief Minister of India's most politically significant state. Ladies and gentlemen, at the India Today Mind Rocks 2012, let's raise a warm round of applause as I welcome upon stage the Chief Minister of Uttar Pradesh, Mr. Akhilesh Yadav. To speak about his journey from Betaji to Netaji. Before he speaks, once again, ladies and gentlemen, Akhilesh Yadav. इस मौके पर मैं शुक्रिया अदा करूंगा अरुणपुरी साहब का और इंडिया टुडे से जुड़े सभी लोगों का, क्योंकि जो टॉपिक मुझे दिया है और जिस तरीके से मुझे बुला करके कहा कि बेटा जी से नेताजी, और मुझे याद है जब मैं इलेक्शन में था और मुझे, क्योंकि लास्ट जब हम लोग कैंपेन के आखिरी दौर में था मैं, तो मुझसे पूछा, एक पत्रकार साथी ने बोली है कि इस चुनाव का सबसे बड़ा क्या मानते हो? तो मैंने कहा कि चुनाव का यही मानता हूं कि मुझे मीडिया ने खोज निकाला, और मुझे याद है कि इंडिया टुडे ने लिखा है मीडिया डिस्कवर्ड अखिलेश। और क्योंकि मैं पिछले कई वर्षों से लगातार काम करता, लेकिन अखबारों तस्वीरों में नहीं दिखाई दिया। जब मैं आपका भाषण सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि आप बुजुर्ग लोगों को बहुत नापसंद कर रहे हो, और क्योंकि मैं बगल में बैठा था, मैं कह सकता हूं कि आज अगर मैं यहां खड़ा हूं तो कहीं न कहीं बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद की वजह से खड़ा हूं। हम लोग इनोवेटिव हो सकते हैं, हम लोग नए आइडिया ला सकते हैं, लेकिन हम अनुभव को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। और अगर आज हम हैं अगर यहां पर, तो कहीं न कहीं अनुभव के साथ हैं। और मैं समझता हूं अगर इनोवेशन और अनुभव दोनों साथ मिल जाए तो कहीं न कहीं रास्ता निकाला जा सकता है। और मुझे याद है जब मैं अक्सर नौजवानों के बीच में जाता था, स्कूल यूनिवर्सिटी में जाता था, तो एक बात जरूर मैं कहता था कि जो अपने जीवन में जो बनना चाहे, जो करना चाहे, वो जरूर करे। अगर कोई मेहनत करके इंजीनियर बन सकता है तो जरूर इंजीनियर बने, डॉक्टर बन सकता है तो जरूर डॉक्टर बने, और किसी क्षेत्र में अगर किसी और प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो जरूर प्रोफेशन में जाएं, मेहनत करें। और मैं कहता जो छूट जाए वो मेरे साथ आ सकते हैं। और अक्सर लोगों ने उस बात को मजाक की तरह लिया, और मैं आज कह सकता हूं, मेरे बहुत सारे लोग साथी जानते होंगे, मान लीजिए महात्मा गांधी जी ने अगर अपना जो काम कर रहे थे वो ना छोड़ते और राजनीति में ना आए होते तो शायद देश इतना बड़ा जागरूक ना होता। आजादी की लड़ाई में जितने भी लोग हैं, आप उनका पूरा का पूरा कैरियर देख लीजिए, कैसे आजादी की लड़ाई लड़ी गई, कितने लोगों ने साथ दिया है। तो आज जरूरत है, जब लोग ये कहते हैं कि करप्शन खत्म हो जाए, लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट अच्छी हो, तो अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, अच्छे लोग की सरकार नहीं बनेगी, तो करप्शन कहां से खत्म होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी राजनीति में आए, और मेरी कोशिश रही, मेरी समाजवादी पार्टी की कोशिश रही कि नए नौजवानों को हम लोग जोड़ें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर पॉपुलेशन के मामले में हम लोग सबसे ज्यादा हैं, तो आज सबसे ज्यादा नौजवान एमएलए भी अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है, और बड़ी संख्या में है, और हर क्षेत्र से। मैं जानता हूं यूपी से पढ़ने वाले हैं, कुछ लोगों को मैंने, वो बहुत बड़ी डिग्री हासिल करके प्रोफेसर थे, उनको भी मैंने खराब कर दिया। आईएम के किसी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं
कि IIM अहमदाबाद से पास कर करके प्रोफेसर किसी पार्टी में MLA नहीं बना होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी में MLA बना होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल एक हिस्से को देख रहे हैं। और जहां तक सवाल नौजवानों का है, जिम्मेदारी मुझे मिली है, बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यूपी को उतना अच्छा नहीं माना जाता जितना है आखिरकार उत्तर प्रदेश। और ये हमारा सौभाग्य भी है कि तीनों भगवान हमारे प्रदेश में हैं, हमारी धरती पर ही है। गंगा जैसी पवित्र नदी भी किसी प्रदेश में नहीं जो हमारे प्रदेश में है। इतनी फर्टाइल लैंड, इतना एग्रीकल्चर से भरा हुआ प्रदेश किसी के पास नहीं है। और जो बात आपने रखी कि एक सरकार थी जिसको हम लोगों ने हटाया, बहुत कम उदाहरण दुनिया में मिले होंगे जहां पर किसी ने अपनी जिंदा में मूर्ति लगाई हो। हमारा प्रदेश वो था। और सच ये है, और सच्चाई ये है कि अगर आप जैसे लोगों का साथ ना मिलता तो मैं शायद ना हटा पाता, क्योंकि जनता ने कहीं ना कहीं सहयोग किया है और इतना मेजॉरिटी कभी नहीं मिल सकती थी। और मैं जानता हूं यूपी का इलेक्शन कैसा था, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी भी चुनाव को लेकर के निकले थे और ऐसे भी नेता थे जिनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उस बात में ज्यादा नहीं कहूंगा, अभी साथी हमारे। लेकिन यूपी की जनता का धन्यवाद दूंगा मैं कि उन्होंने मौका दिया हम लोगों को। और पार्टी के जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनका धन्यवाद कि जिनकी वजह से मैं आज यहां हूं, क्योंकि जल्दी नौजवानों को मौका नहीं मिलता, लेकिन पार्टी ने दिया है। इसका पूरा का पूरा मैं योगदान कह सकता हूं, धन्यवाद दे सकता हूं तो पार्टी को दे सकता हूं। इसलिए आज नौजवानों के कार्यक्रम में आया हूं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं देश का कोई, चाहे हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, तो सबसे कम उम्र के लोग भेजे जाते हैं वहां पर। आज हमें मौका मिला कि 18 साल की उम्र के बाद हम लोग वोट डाल सकते हैं, देश का भाग्य तय कर सकते हैं, समाज का भाग्य तय कर सकते हैं। तो तमाम बुराइयों के बाद भी, तमाम चीजों के बाद भी हमारा देश, हमारा मुल्क आगे है। बहुत सारी चीजों में हम लोग निकल रहे रफ्तार में है। लेकिन कोई ये कह दे कि बराबर पे खड़े हो जाए तो मुश्किल है। सड़क कैसे बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे काम हो, बिजली का इंतजाम कैसे हो। एक हिस्से को तो अच्छी पढ़ाई मिल रही है, एक हिस्सा ऐसा भी है जो पढ़ाई के से दूर है। हमारी पार्टी ने कहा कि हम लोग रोजगार का इंतजाम करेंगे, रोजगार नहीं दे पाएंगे तो नौजवानों को कुछ ना कुछ मदद करेंगे हम लोग, और वो योजना हम लोग बना करके ला रहे हैं। लड़कियों की पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा हम लोगों ने मौके दिए और प्रदेश सरकार काम कर रही है। जितनी भी हमारी लड़कियां हैं 10वां पास के बाद भी हम लोग मदद कर रहे हैं, और जब 12th पास कर रहे हैं, फ्री पढ़ाई है, उसके बाद भी उनको और भी इंसेंटिव दे रहे हैं हम लोग। और मैं समझता हूं दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा टेंडर कंप्यूटर लैपटॉप्स का नहीं निकला होगा जितना उत्तर प्रदेश में निकल गया है। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लोग ये कहते थे कि गांव में लैपटॉप नहीं जानते, कंप्यूटर का क्या होगा। और मैंने टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग ग्रो किए। मैं समझता हूं बहुत सारे यहाँ लोग होंगे जिनके जमाने में केवल एक चैनल आता था, टीवी का चैनल एक था। मनोज गौड़ बैठे हैं सामने, इनके समय पर एक ही आता हुआ चैनल। सबसे पसंदीदा मैं समझता हूं बहुत सारे नौजवान यहाँ हैं जो हम लोग की उम्र के हैं, उनको शौक चित्रहार का था, और आज पूरा चैनल चित्रहार का है, कई चैनल चित्रहार के हैं। तो ये बदलाव कहाँ दिखाई दे रहा है। तो एक लोग ये कहते थे कि नहीं, गांव में नहीं पढ़ सकते कंप्यूटर, लैपटॉप नहीं मिल सकता। लेकिन जब से मैंने देखा था कि मोबाइल, और हमारे लोगों ने बताया, साथियों ने बताया कि जब नौजवान जो गांव के हैं उनके हाथ में भी मोबाइल आया है तो वो समझ गए उसको चलाना। चाहे शुरुआत उनकी वहां से हुई हो कि केवल फोन रिसीव कर पाते हों, लेकिन बिना किसी के पढ़ाए, बिना किसी के समझ के दे करके उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को समझा, उनके हाथ में ही वो आज उस टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि जब दुनिया में किसी भी भाषा में आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो, तो 18 लाख हम लोग लैपटॉप देने जा रहे हैं और 24 लाख से ज्यादा कंप्यूटर टैबलेट देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश होगा जहां 10th पास करने वाले बच्चों के पास टैबलेट होगा, और 12th पास करने वाले जो गरीब बच्चे उनके को लैपटॉप देने का काम सरकार करेगी। ये बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मैं समझता हूं हम लोगों को शुरुआत हुई है और सरकार में मौका मिलेगा। मैं जानता हूं राहुल इंतजार कर रहे हैं कि कुछ सवाल किए जाएंगे,
इसलिए मैं मौका राहुल को देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर इंडिया टुडे का, अरुण जेटली का, उनके सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है कहीं ना कहीं यंग होने की वजह से आपको वो हल्के में लेते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, या फिर एक यंग पॉलिटिशियन के लिए अपने आप को असर्ट कर पाना क्या ये मुश्किल होता है कभी कभी बतौर मुख्यमंत्री? देखिए, अभी 6 महीने पूरे हो गए मुझे, और जो सीनियर्स हैं मुझसे सीनियर्स हैं, कहीं आपको ये सुनने को नहीं मौका मिला होगा जहां किसी काम को, सरकार के काम को रोका हो। और पूरा सहयोग मुझे कर रहे हैं, पूरा सहयोग से सरकार को चला रहे हैं। और अगर उनके अनुभव का मैं लाभ ले रहा हूं तो इसमें बुराई मैं समझता हूं नहीं है। आपने ये कहा जब आप बोल रहे थे कि यंगस्टर्स जो हैं वो पॉलिटिक्स में आजकल आना नहीं चाहते, काफी खराब इमेज हो रखी है पॉलिटिक्स की, शायद इसी वजह से लोग दूर रहते हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ किया जा सकता है पॉलिटिशियंस द्वारा ताकि जो इनमें से कुछ लोग हैं वो आगे चल के पॉलिटिक्स ज्वाइन करें? मैं तो चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान आए, अच्छे सोच के साथ आए, क्योंकि जब अच्छी सोच के साथ आएंगे तो अच्छा काम कर सकते हैं। ये तो आपको हमको जागरूक करना पड़ेगा, उनको लाने के लिए काम करना पड़ेगा, और अगर वो चाहते होंगे तो जरूर राजनीति में आएंगे। देश में तमाम मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश, आपका आदर्श कौन है? एक तरफ नीतीश कुमार हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, शीला दीक्षित हैं, कई लोग हैं जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है। आप इस वक्त सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर किसको मानते हैं? ये मौका मैं दूसरे को क्यों दूं? अपने आप को। आप जब चुनाव लड़ रहे थे, आपने उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी को इतना बड़ा एक सपना दिखाया, एक ऐसा सपना जिसमें दबंगाई, गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। 6 महीने हो गए, ऐसा तो अब तक हुआ नहीं है। आप ही के कैबिनेट में 12 कम से कम ऐसे मंत्री हैं जो विधायक हैं लेकिन उन पे क्रिमिनल केसेस हैं। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं जो आपने पहले प्रोमिस किए थे चीफ मिनिस्टर बनने का, भूल गए वो? नहीं, देखिए, जो राजनीति में जो लोग होते हैं, और आपको पता होगा कि जब आंदोलन किए जाते हैं तो वो मुकदमे लगते हैं, और जिस तरह की सरकार से हम लोग लड़ रहे थे, आप मुकदमे उठा करके देखेंगे तारीख, क्योंकि ये सवाल आपने मुझसे पहले भी पूछा था, मुझे याद है, और उस समय मैंने यही कहा था कि आपको तारीख जरूर याद रखनी चाहिए किन डेट्स में उन पर मुकदमे लगे। वो जो मुकदमे लगे हैं उनको कभी कहीं ना कहीं विरोधी सरकार में लगे हैं, जब दूसरी पार्टी की सरकार थी। जहां तक कानून व्यवस्था को तोड़ने का और इस तरह की गुंडागर्दी का सवाल है, मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में ये काम नहीं होगा, और इसके खिलाफ हम लोग जब विपक्ष में थे तब भी हम लोगों ने काम किया, और अब सत्ता में है तो इन लोगों पर, ऐसे लोगों पर नियंत्रण लगाएंगे। क्योंकि 2-3 चीजें हमने देखी। एक तो हमने देखा कि कई सारे जो केसेस थे ऐसे लोगों के, वो ट्रांसफर हो गए, उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स में चले गए। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो प्रोमिसेस थे कैंपेन के, उनको सत्ता में आने के बाद पूरा कर पाना वो वाकई बहुत मुश्किल होता है? क्योंकि कई जगह हमने देखा, बराक ओबामा के साथ भी ऐसे हुआ, बहुत सारे उन्होंने प्रोमिसेस दिए, लोगों ने उस प्रोमिस को बाय किया, इस वजह से उनको इलेक्ट किया, लेकिन उस प्रोमिस को इंप्लीमेंट कर पाना कितना मुश्किल होता है? देखिए, जो वादे हम लोगों ने जनता को किए हैं और जो हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में डाला है, हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, और इसके लिए बजट का भी इंतजाम किया है, या किसी रूप में हम लोगों ने जो वादा किया है वो पूरा होगा। अभी क्योंकि 6 महीने गुजरे हैं, और 6 महीने में आकलन पूरी सरकार का नहीं किया जा सकता। समय जैसे गुजरेगा आप देखेंगे कि सरकार का पूरा काम हम लोग करेंगे, और जो जनता के बीच वादा किया है, चाहे वो कानून व्यवस्था की सवाल हो, चाहे अच्छी सड़कें देने का कहा हो, चाहे बिजली का इंतजाम करने का कहा, हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। आप मिस्टर पुरी ने भी कहा कि यंगस्टर्स को आना चाहिए पॉलिटिक्स में, और चाहते हैं कि जो उम्र दराज नेता हैं वो दूर हो जाए और एक नई पीढ़ी टेक ओवर करे। आप तो आ गए, सत्ता पे भी विराजमान हो गए, लेकिन एक और यंग खिलाड़ी है, पवेलियन में अब तक बैठा है, पैड लगाने को तैयार नहीं है, बैटिंग करने को तैयार नहीं। क्या लग रहा है, राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे बैटिंग करने के लिए? वैसे तो ये सवाल गलत, आपको क्या लग रहा है, इंसान से कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो लड़े हैं, और पैड अगर नहीं बांध पाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने भी ये काम किया कि पैड नहीं बनने दिए, तो हम तो लड़े हैं उनसे,
और मैं तो चाहता हूं कि युवा नौजवान आगे आए और उनकी पार्टी को सोचना चाहिए। और मैं समझता हूं ये जितने भी नौजवान यहाँ बैठे हैं, इन सबको मौका मिलेगा वोट डालने का। उनको नौजवान के बीच आना चाहिए। आपको लगता है कि राहुल गांधी में वो दम है पीएम बनने का? वैसे राहुल नाम के लोगों में सब में दम है। बहुत बढ़िया। आप सवाल का जवाब दीजिए। सवाल को भूल गया। इसको कहते हैं रिवर्स स्विंग। हाँ। बताइए आपको लग रहा है कि पीएम बन सकते नहीं बन सकते? ऐसे छोड़ थोड़ी लेंगे सवाल, क्योंकि बड़ा सवाल है ये, और लोकतंत्र गिनती से चलता है। संख्या अगर होगी उनके पास, मैं तो चाहता हूं, मैं समझता हूं जो भी नौजवान जितने हैं वो सबका यही प्रयास होगा, सोचते भी यही होंगे कि कोई ना कोई युवा प्रधानमंत्री हो। अब युवाओं में तो जनता तय करेगी, नौजवान तय करेंगे, देश के लोग तय करेंगे। क्योंकि 2014 की रेस तो ऐसी है कि सब लोग लाइन लगा के लगे हैं। आपको लगा है कि 80 सीटें वहां पे भी हैं यूपी में, हो सकता है आपका भी नंबर आ जाए? क्योंकि हमारा स्टेट बहुत बड़ा है, और स्टेट इतना बड़ा है कि ये कई स्टेटों को मिला दोगे उतना बड़ा हमारा स्टेट है। हाँ, ये कोशिश जरूर होगी कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग सीटें जीतें, लेकिन हम लोग कहीं उस दौड़ में नहीं। आप नहीं बनना चाहते? नहीं, उस दौड़ में हम लोग नहीं। अच्छा, आपने बहन जी मायावती से चुनाव लड़ा, काफी टक्कर की लड़ाई थी ये। आपको लग रहा है कि आगे चलकर भी आप वो केवल मूर्ति में ही रहेंगी पार्क में, या फिर आपको लग रहा है कि एक बार फिर से आ सकती है सचिवालय में? देखिए, उनकी पार्टी के लोगों ने मुझे धन्यवाद दिया था अभी कि कुछ नौजवानों ने उनकी प्रतिमा को तोड़ दिया था, और जब प्रतिमा टूट गई तो मेरे सामने भी ये संकट था कि आखिरकार इस प्रतिमा को कैसे ठीक किया जाए। तो मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि ऐसा करिए, अब जल्दी से इस प्रतिमा को ठीक कर दो, जिससे कि उत्तर प्रदेश में संदेश गलत ना जाए, वो देश के लोग देख रहे हैं और वो ब्रेकिंग न्यूज ना बने। तो उसको हम लोगों ने ठीक किया, और तभी किसी अधिकारी ने बताया कि आपको ठीक करने की जरूरत नहीं है, स्पेयर में एक मूर्ति रखी हुई है। तो हम लोगों ने इंतजाम करके उस स्पेयर में मूर्ति को लगा दिया वहां। तो मैं समझता हूं उससे कोई नाराजगी नहीं है, उससे तो खुशी है मुझसे। ये उनकी पार्टी के लोगों ने धन्यवाद दिया मुझे इस बात का कि आपने इतनी जल्दी हमारे नेता की प्रतिमा लगा दी। और भाई देवे, बहन जी तो आप बड़े लोगों की, हमारी आपकी तो बुआ जी थी वो। अब तो आपकी पत्नी भी पॉलिटिक्स में आ गई हैं। समाजवादी पार्टी ने शुरुआत में बड़ा कहा कि नहीं, वंशवाद नहीं होना चाहिए, ये डिनेस्टी पॉलिटिक्स बड़ी खराब है। लगता है कि जो प्रॉब्लम गांधी के साथ थी अब यादव के साथ भी वही प्रॉब्लम है। लेकिन जब मैं इलेक्शन लड़ा था 1999 में, उस समय भी ये आरोप लगा था कि आखिरकार परिवारवाद है और परिवार में रहकर के परिवार के लोगों को मौका दिया जा रहा है। जो मौका मुझे मिला वो पार्टी के लोगों की वजह से मिला। वहां के लोगों ने कहा नहीं, कोई नहीं चुनाव जीत सकता है, आपको अपने परिवार के सदस्य को लड़ाना पड़ेगा। और हम समाजवादियों ने हमेशा, इस बार तो अलग बात हो सकती है, लेकिन सत्ता में रहकर के हम लोगों ने कभी मौका नहीं दिया और सत्ता के परिवारवाद का हमेशा विरोध किया है। हम लोग विपक्ष में संघर्ष कर करके इन चीजों को पाए। जब 99 में मैंने इलेक्शन लड़ा था तो उस समय कोई दल ऐसा नहीं था, बीजेपी और बीएसपी दोनों मिलकर के एक लड़ रहे थे चुनाव, और उस समय वहां के लोगों ने मुझे चुन करके भेजा। पिछला इलेक्शन फिरोजाबाद का जब वाइफ हारी तो आपको याद होगा सभी दल एक होकर के समाजवादी पार्टी को हराना चाहते। बड़ा झटका था वो आपके लिए। लेकिन उसके बाद अब अनअपोज जीत गया तो मैं समझता हूं सब कुछ बराबर हो गया। सब बराबर। अब जब से वो लोकसभा में आई हैं, सब बहुत जितने भी सीनियर लीडर से मैं मिलता हूं बहुत इंप्रेस रहते हैं उनसे। जब वापस घर पे आती हैं आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं, शर्मा क्यों रहे? लेकिन ये बात तो है, जब से वो आपकी जिंदगी में आई आपकी किस्मत बदल गई, किताब भी। उसके
इसके लिए मैं ये पुरानी कहावत है, कहावत कभी एक दिन में नहीं बनती है, कहावत को कभी कभी हजारों वर्ष लगते हैं तब कहावत बनती है। आप भी लोग कहते हैं कि कई बार लोगों की शादी होने के बाद तकदीर खुलती है। आपने बताया नहीं कि जैसे ये तो कहावत बहुत पुरानी है सर, मैं समझता हूँ। जी, अभी तकदीर आपकी खुली कि नहीं खुली? नहीं, मेरी तो तकदीर खूब खुल गई, मेरी तो तकदीर खूब खुल गई। आप ये बताइए कि मैंने पूछा ना कि आप जैसे वाइफ भी पॉलिटिक्स में, वो एमपी हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, तो घर जब आते हैं तो ये होता है कि अरे मैंने ये मुद्दा उठाया, वो मुद्दा, ऐसी पॉलिटिक्स की बातें होती है कि नहीं होती है? कि बहन जी मिली थी सेंट्रल हॉल में? ये सच है, ये सवाल तो ऐसे सवाल होते हैं, और जब ऐसी खबर होती है कि कोई मिला है तो जरूर बताया जाता है कि हाँ ऐसे आज मुझे ये लोग मिले, लेकिन बहुत ज्यादा राजनीति तो हम लोग बात नहीं करते। चलिए बहुत ज्यादा नहीं। चलिए काम करते हैं, ऑडियंस को पूछते हैं कि क्या सवाल है उनके पास। लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। ओके, दिस जेंटलमैन ओवर हियर इन द व्हाइट शर्ट। सर क्वेश्चन ये सर, सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, अगर मुलायम सिंह यादव जी के आप बेटे नहीं हो तो सर अभी आप कहाँ हो? ये किसी के बस में नहीं है कौन किसका बेटा होगा। अगर आप राजनीति नहीं करते तो क्या करते? सीएम नहीं राजनीति कर रहा होता तो मैं जैसे ये नौजवान होते वैसे कुछ काम कर रहा होता। आपको भी इंजीनियर अगर बन गया होता तो मैं इंजीनियरिंग का कुछ कारोबार कर रहा होता, काम कर रहा होता। आपके पिता को रेसलिंग का बहुत शौक था, आपको कुछ ऐसा स्पोर्ट्स में शौक था? मैं फुटबॉल खेलता रहा मैं, और हॉकी का प्लेयर रहा हूँ। चलिए आइए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। द जेंटलमैन ओवर देयर इन द पिंक शर्ट। राइट। मैं कानपुर से हूँ। एक सेकेंड, आप माइक ले लीजिए। ये आप अपने साथ वोटर्स को लेके आए हैं? नहीं सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सपा सरकार जब ज्वाइन किया है तो नौजवानों को मौका मिला और चुनाव फिर से छात्र संघ के जो चुनाव में फिर से शुरू हो गए, बट डीएवी में भी ये हुआ कि छात्र नेता ने टीचर को ही थप्पड़ मार दिया। तो क्या ऐसा होना चाहिए? क्या चुनाव होंगे या बंद हो जाएंगे? ये सच कह रहे हैं कि डीएवी में एक झगड़ा हुआ था, लेकिन वो झगड़ा इतना बड़ा नहीं था कि टीचर के साथ नहीं, टीचर्स ने स्टूडेंट्स को मारा था। आप जानकारी करेंगे तो टीचर्स लोगों ने थाने में जाकर के झगड़ा हुआ। खैर वो इशू खत्म हो चुका है, लेकिन आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में इलेक्शन होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में इलेक्शन होता है। हम तो चाहेंगे वो नौजवान जो पढ़ाई में ज्यादा रुचि रखते हैं वो जरूर आए, इलेक्शन लड़े, और ऐसे लोग जो माहौल को खराब करते हैं या जिनकी सोच राजनीति के पक्ष में नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोग रोकेंगे। क्योंकि अक्सर आरोप समाजवादी पार्टी पे लगता है कि आपके काडर में ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि कानून व्यवस्था क्या है, मतलब जो मेरा मन किया वैसा किया। पिछले 6 महीने में आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के कैडर ने कहीं इस तरह का काम नहीं किया। आप जानते हो? नहीं, कई सारे हैं वाक्य, लेकिन छोटी छोटी बातें बड़ा चैलेंज है आपके लिए। दैट लेडी ओवर देयर इन द मिडल। सर, जैसे कि हमने देखा कि आपके खुद के पास भी एक इंजीनियरिंग डिग्री है और अभी अभी आपने भी बोला कि आप अपनी पार्टी के लिए आईआईएम से उम्मीदवार लाए थे, तो क्या आपको लगता है कि जब भी कहीं भी इलेक्शन हो रहे हैं इस देश में एक बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि हाँ ये इंसान इतना पढ़ा हुआ है तो ही हमें ये सवाल अच्छा है और आपको पूरा मौका मिलता है कि आप उसी को चुने जो आपको लगे कि ये पढ़ा लिखा है। आप पे कोई फोर्स तो कर नहीं रहा है कि आप वोट किसको दे रहे हैं। आपको पूरी आजादी है, आपको लगे कि हाँ ये पढ़ा लिखा है तो इसको वोट देना चाहिए। जहां तक क्वालिफिकेशन तय करने की बात है तो मैं समझता हूं लोकतंत्र में क्वालिफिकेशन तय करना बड़ा मुश्किल होगा। बहुमत चाहिए उसका, लोकसभा में पास हो, उसके बाद तय हो जाए कि केवल 12 पास हो, इतना हो, उसी के बाद आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन और लोकसभा तय करते हैं। अच्छा ये बताइए, जब आप हम लोगों से मिलते हैं तब तो एक तरह की बात करते हैं, जब काडर से मिलते हैं तब हमेशा उनको कहते रहते हैं कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, तैयारी करो तैयारी करो। तो क्या यूपीए से साथ खींचने का कोई इरादा है, ऐसा कोई प्लान है? बता दीजिए। देखिए तैयारी सच बोलिएगा। तैयारी लोकतंत्र में रखना चाहिए और यूपीए की जो हालत है वो चुनाव कब हो जाए तो इसलिए तैयार हमेशा रहना चाहिए। नहीं, पर हालत तो तब इतनी खराब होगी कि चुनाव हो जब आप हाथ खींचे। अब तो हम लोग तो अच्छे लोग हैं, साथ देने वाले लोग हैं। मान लीजिए न्यूक्लियर डील पर पूरा दुनिया
देख रही थी आखिरकार क्या होगा कांग्रेस सरकार का, तो आखिर किसी ने बचाया तो समाजवादी पार्टी ने बचाया। तो ये सब स्वीकार हम कर रहे हैं कि हम लोगों ने बचाया है। तो अच्छाई के पक्ष के लोग हैं हम लोग, बुराई के पक्ष के नहीं आवाज खींचेंगे नहीं। तो जब समय आएगा तो वो अपने आप गिर जाएंगे। पर कहा यह जाता है कि जो सपोर्ट है आप लोगों का वो शायद कुछ वजह से इसलिए है क्योंकि कई सारे केसेस हैं डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट वगैरह के, और वो एक कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या सीबीआई की एक तलवार लटकी रहती है सर पे कि अगर साथ नहीं दिया तो न जाने क्या होगा, साथ नहीं दिया। ऐसा होता है कि चिंता है कि अगर कांग्रेस से हाथ खींच लिया दिक्कत हो सकती है? देखिए, समाजवादी पार्टी इन चीजों से नहीं घबराती है, लेकिन स्वाभाविक कुछ इस तरह के फैसले कांग्रेस के ही हैं और उनका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस ने कहीं न कहीं जो लोग उनके खिलाफ थे उनके ऊपर सीबीआई, इसलिए ही आरोप ये लगता है कि कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि जो लोग विपक्ष में उन पे सीबीआई का लगा है। तो मान लीजिए सीबीआई में हम भी हैं, सीबीआई में हमारी विरोधी पार्टी के नेता भी हैं, आंध्र प्रदेश में भी लोग सीबीआई के अंडर हैं, आपके तमिलनाडु में तमाम नेता सीबीआई के अंडर हैं। तो ये आरोप इसीलिए लगता है कि विपक्ष के लोगों पर सीबीआई का शिकंजा है। तो ये आपका आरोप लगाना स्वाभाविक है, लेकिन ये जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा कि हाँ जो सीबीआई है वो निष्पक्ष है। आपके हिसाब से है निष्पक्ष? आपके हिसाब से है? अब ये तो जज करेंगे नौजवान। आप बताइए, आप हर चीज तक डिप्लोमेटिकली कहे दे रहे हैं, आप एमईए में थोड़ी कहीं आप राजदूत बन के थोड़ी ना जा रहे हैं। देखिए, अभी तक तो मान लीजिए सीबीआई का जो जिस तरह काम करने का तरीका है उस पर कई लोगों ने आरोप लगाया, कई लोगों ने आरोप लगाया। आपका क्या मानना है? हमारा तो मन ये है कि जहां जो जितने भी विपक्ष के लोग हैं उन पर कार्रवाई की है कांग्रेस ने, और झूठी कार्रवाई की है। अब मान लीजिए जो आरोप लगे हैं लोगों पर, कई जगह सीबीआई, जैसे मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश में एनआरसीएम का इशू था और उस इशू पर अभी तक सीबीआई पकड़ नहीं पाई कि आखिरकार मर्डर किसने किया। तो ये भी आरोप लग रहा है कि सीबीआई इतनी सक्षम जो एजेंसी है वो नहीं ढूंढ पा रही है। जी चलिए, ये बताइए कि वक्त भी खत्म हो रहा है, ये बताइए कि जिस तरह से बिहार का बुरा हाल था नीतीश कुमार के आने से पहले और पिछले कुछ सालों में उन्होंने खूब मेहनत की और अब जितने भी पैरामीटर्स हैं उनमें बिहार अव्वल राज्यों में माना जाता है। क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार के 5 साल खत्म होते होते उत्तर प्रदेश का भी वही हाल होगा या अभी भी वो उल्टा ही प्रदेश रहेगा? देखिए, बिहार में काम अच्छा हुआ है, इसके बारे में चर्चा अखबारों ने और काफी लोगों ने की है इस बात की, लेकिन उत्तर प्रदेश की तुलना इन स्टेटों से नहीं हो सकती। क्यों? कोई तुलना ये करे कि इस स्टेट और उत्तर प्रदेश की बराबरी हो सकती, तुलना नहीं हो सकती। और मैं तुलना इसलिए नहीं कह सकता, नहीं होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इतनी बिगड़ी सरकार चली है 5 साल, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश का जीडीपी 6.2% रहा। और मान लीजिए स्थिति ठीक रहती तो आज कितना ग्रोथ होती वहां। और जो उत्तर प्रदेश में चीजें हैं, जो संसाधन उत्तर प्रदेश में, वो स्टेटों पे नहीं है। मानिए लोग तो ये प्रचार करते हैं कि उत्तर प्रदेश बैकवर्ड स्टेट है, पीछे स्टेट है, लेकिन जो उपलब्धियां उत्तर प्रदेश की हैं मैं समझता हूं कहीं नहीं होंगी। किस तरह से? मतलब कौन सी उपलब्धियां? मतलब सही अच्छी वाली उपलब्धियां आप मान लीजिए नेगेटिव? जो कारोबार उत्तर प्रदेश में है, मान लीजिए जिस नौजवान ने कहा कि कानपुर की बात की, इतना बिगड़ा होने के बाद भी कानपुर जैसा शहर आज भी 6,000 करोड़ का कारोबार कर रहा है, एक्सपोर्ट। या बिजली का संसाधन अभी ठीक नहीं है, सड़क का इंतजाम ठीक नहीं है, जितना हम लोगों को रिसोर्सेज लगानी चाहिए और उस शहर को नहीं दे पा रहे। वो अपनी मेहनत से कारोबार कर रहे हैं। और भी हमारे हर कोई देश में ऐसा स्टेट नहीं होगा जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में एक अपनी इकोनॉमी हो। मान लीजिए भदोई है, कारपेट भदोई से अच्छा कहाँ है? फिरोजाबाद जो है वहां से ग्लास वर्क कहाँ है उससे अच्छा? आप मेरठ पता कर लीजिए, जो बैट जितने भी बनते हैं क्रिकेट के, जितने भी आपके टॉप प्लेयर्स हैं, अगर आप यहाँ ही बताइए कहाँ बनते हैं? मेरठ में बनते हैं। आपका मुरादाबाद में कितना कारोबार है? आपका अलीगढ़ में कितना कारोबार है? जरदोजी बनारस, जरदोजी वर्क यूपी से अच्छा कहीं नहीं है। चिकन वर्क जो है लखनऊ से बेहतर कहीं भी नहीं है। तो आज हर डिस्ट्रिक्ट की एक अपनी इकोनॉमी है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि स्टेट का किसी से तुलना नहीं हो सकती। और स्टेट जो हमारा वो भी है जिसमें सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भी है। आज सबसे ज्यादा आपके लोकसभा के वीआईपी सब उत्तर प्रदेश में है। बाकी आप लोग सबके नाम जानते हो कौन उत्तर प्रदेश से नहीं है। सही बात है। नहीं, क्योंकि अक्सर ये
कहा जाता है कि मतलब जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने गुजरात में काम किया वो बड़ा जबरदस्त है, कि वो एक आदर्श चीफ मिनिस्टर हैं। जब भी रैंकिंग्स होती है, रेटिंग होती है, हमेशा नंबर 1 में आते हैं। क्या आपको लगता है वाकई में वो इतने अच्छे हैं जितना कि दिखाया जाता है, रेटिंग्स में निकल के आता है? देखिए, रेटिंग तब होगी जब कोई अच्छा काम करेगा। इसीलिए मैंने कहा कि किसी स्टेट की तुलना आप दूसरे से नहीं कर सकते हैं। मैं कहूं कि हमारे स्टेट में ताजमहल है, गुजरात में क्यों नहीं है ताजमहल? जो हमारी उपलब्धि है वो हमारी उपलब्धि है। आज पूरा देश ये कहता है कि भारत का ताजमहल, हम तो कहते हैं कि यूपी का ताजमहल है। तो तुलना नहीं की जा सकती। अब तो आपने काफी आसान भी बना दिया वहां तक पहुंचना। पहले तो अच्छी बात है, वो अब केवल वहीं नहीं रुकेगा, वो आगे भी जा रहा है, क्योंकि अलाइनमेंट हम लोगों ने तय कर दिया है। लखनऊ तक ले जाना चाहते हैं हम लोग, और लखनऊ के बाद आगे ले जाना चाहते हैं। क्योंकि आज देश को जरूरत है ऐसे एक्सप्रेसवे बने, क्योंकि पहला स्टेट है जिसमें इतना बड़ा एक्सप्रेसवे बना है। लेकिन बुराइयां भी उसके साथ है, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, मालिक सामने बैठे हैं। बुराइयां हैं, मैंने कहा कि उस पर स्पीड पे ज्यादा मत चलिए। और नहीं लोग मार रहे हैं, एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं ये जानते हैं? बताइए। आज एक्सीडेंट हो रहे हैं क्योंकि अभी हमें चलना सीखना है। आज हमारी जो इकोनॉमी है झटपट इकोनॉमी है। अब ये तो नहीं कह रही कि एक्सप्रेसवे पे साइकिल पे आई है समाजवादी पार्टी की साइकिल? आपको याद होगा इन लोगों ने हमें हाईवे पे नहीं चढ़ने दिया। आप तो फिर भी चढ़ गए थे घूम घाम के। इन्होंने हाईवे पे नहीं चढ़ने दिया और इनको परिणाम ऐसा भुगतना पड़ा कि हम सरकार में आ गए और उद्घाटन हमें करना पड़ा। पूछिए उद्घाटन किसने किया? इन्होंने नहीं चढ़ने दिया तो उद्घाटन हमें करना पड़ा। अच्छा, ये बताइए चलते चलते कि क्या आप we out of time. Okay, one last question. This lady has made the effort of coming all the way into this. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सरगम है, आप ही के स्टेट से हूँ और काफी बेसब्री से इंतजार था आपकी सरकार का, क्योंकि पुरानी गवर्नेंस तो खैर क्या ही बोले। बट एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा है। मैं आगरा से ही हूँ। आगरा की सड़कें इतनी खराब है, वहां पे 2 घंटे लग जाते हैं। एक्सप्रेसवे से 1 घंटे में पूरा डिस्टेंस तय होता है। और सर क्वेश्चन ये था, आपकी 2 बात बहुत प्रशंसनीय है कि आप जो भी पैसा है अपनी मूर्तियों पे नहीं खर्च कर रहे हैं और आप अपने प्लान्स को फॉलो अप कर रहे हैं। लेकिन सर आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड अबाउट द लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड द अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। 3000 करोड़ का टोटल एनुअल बजट है आपका, ये मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा था। और इस पैसे को हम बेटर एजुकेशन बढ़ाने, इम्प्रूव करने में करें ताकि लैपटॉप्स की जो इफेक्टिवनेस है वो यूज कर पाए इंसान। अगर उनकी बेसिक एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं, वो क्या करेंगे? और सर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की जगह हमको अपनी स्टेट को और एंटरप्राइजिंग बनाना चाहिए ताकि जॉब क्रिएशन फ्यूल हो। ओके, लेट हिम आंसर द क्वेश्चन यू आस्क्ड नाउ। केवल ये नहीं है कि हम लोग केवल लैपटॉप दे रहे हैं। मान लीजिए हम लोग पढ़ाई का इंतजाम करने के लिए यूनिवर्सिटियों को अच्छी क्वालिटी की यूनिवर्सिटी कैसे हो, पढ़ाई कैसे हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे काम हो, बिजली के संसाधन के कैसे जुटाए जाएं, और भी फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन एक हिस्सा है हमारे प्रोग्राम का कि हम बच्चों को लैपटॉप या कंप्यूटर टैबलेट देना चाहते हैं। और आज मैं समझता हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके बिना नहीं कर सकते पढ़ाई। अब मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट योजना चला रही है कि गांव-गांव में इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए। तो कल को इंटरनेट फैसिलिटी अगर है, हजारों करोड़ रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं, तो आप उसको यूज किस लिए करोगे? इंटरनेट की फैसिलिटी आपके पूरा का पूरा गांव-गांव कनेक्ट करने के लिए चल रहा है, योजना चल रही है, तो आप उसका लाभ कैसे उठाओगे? तो मैं समझता हूँ लैपटॉप जब होगा, पढ़े लिखे बच्चे इंजीनियरिंग करने वाले हैं, मेडिकल करने वाले हैं, 12th पास करने वाले जो जा रहे हैं, वो इस्तेमाल अच्छा करेंगे उसका, और कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई का, उससे पढ़ाई में लाभ ही होगा उनको। Akhilesh Yadav, while speaking to us at India Today, Mind Rocks, you've held out a dream. This is the dream that the people of Uttar Pradesh bought into and you were elected to power. For the sake of the people of your state, for the sake of the state of Uttar Pradesh, we hope you're able to live those dreams and execute them not just for yourself, but for the people. Thank you very much. Thank you for joining us. Ladies and gentlemen, let's hear it for him, please.